Hello everyone, I am here with the next topic of our must-do series and the topic is interspecific interactions. Interspecific का मतलब होता है between species. तो दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं वो इस टेबल में शो की गई हैं। ये है स्पीशीज 1 और ये है स्पीशीज 2। इनके मेंबर्स में ये है डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शंस। पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन की, दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें स्पीशीज 1 का मेंबर स्पीशीज 2 के मेंबर की हेल्प करेगा। ये मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का मेंबर है और ये किसी और स्पीशीज का मेंबर है, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म स्पीशीज 2 के मेंबर की हेल्प करेगा, तो इससे फायदा होगा। फायदे को हम प्लस से डिनोट करेंगे। इसी तरह से स्पीशीज 2 का मेंबर स्पीशीज 1 के मेंबर की हेल्प करेगा, यानी कि इसे भी फायदा होगा। इस तरह की इंटरेक्शन जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा हो, इसे कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस इंटरेक्शन में जो दोनों इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, ये एक दूसरे की हेल्प करें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसकी हेल्प अगर नहीं करेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाए, इसी तरह से अगर ये इसकी हेल्प ना करे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब कि ये इंटरेक्शन नॉन ऑब्लिगेटरी है, मीन्स नॉट कंपल्सरी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है ये। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्रोटो कोऑपरेशन का, राइनोसिरोज एंड टिक बर्ड। टिक बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो टिक्स को खाती है, टिक्स इसका फूड है। एंड राइनोसिरोज की बॉडी के ऊपर, राइनोसिरोज की स्किन के ऊपर टिक्स एज एक्टोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। तो अब होगा क्या, टिक बर्ड राइनोसिरोज की स्किन से टिक्स को पिक करेगी और खाएगी। तो इसे फायदा हुआ कि इसे खाना मिल गया, इसे कहीं डिफरेंट जगह से खाना ढूंढना नहीं पड़ा, एक ही जगह पे बहुत सारा खाना मिल गया। राइनोसिरोज को क्या फायदा हुआ, राइनोसिरोज की स्किन से जब टिक्स उतरी तो इसकी स्किन साफ हो गई, तो इसे फायदा हुआ क्लीनिंग का। बट अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर टिक बर्ड नहीं होगी तो राइनोसिरोज को कोई नुकसान है, ये किसी और तरीके से अपनी बॉडी को क्लीन कर लेगा। इसी तरह से अगर राइनोसिरोज नहीं होगा तो टिक बर्ड कहीं और से टिक्स को फाइंड करके उन्हें कंज्यूम कर लेगी। तो मतलब कि ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यूपैग्युरस एंड अडैम्सिया। यूपैग्युरस इज कॉमनली कॉल्ड एज हर्मिट क्रैब। ये एक क्रस्टेशियन है, इसके पास शेल प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कि ये है शेल, इसके अंदर ही यूपैग्युरस है। और अडैम्सिया इसे कॉमनली कहा जाता है सी एनीमोन। ये एक सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट्स में भी ये निडेरियन को बिलोंग करता है, मतलब कि इसके पास निमेटोसिस्ट होता है। निडेरियंस का स्पेशल कैरेक्टर है निमेटोसिस्ट, जिसे कि स्टिंगिंग सेल कहा जाता है। इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल के एंड पर एक पिन जैसा सेल प्रेजेंट होता है, पिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल कहा जाता है। तो इसका क्या यूज है, देखिए ये टेंटिकल जनरली फोल्डेड फॉर्म में रहेगा, जिस टेंटिकल के एंड पर स्टिंगिंग सेल होता है। बट जब प्रेडेटर इसके पास अप्रोच करता है तो ये ऐसे रस्सी फेंकने की तरह अपना टेंटिकल बाहर की तरफ फेंकेगा और प्रेडेटर के अंदर जाकर ये टेंटिकल का एंड इंजेक्ट हो जाएगा। एक पिन ही है ये पिन उस प्रेडेटर की बॉडी में इंजेक्ट हो गई। अब जब ये इंजेक्ट होगी तो इस स्टिंगिंग सेल में से पॉइजन उस प्रेडेटर की बॉडी में जाकर रिलीज हो जाएगा। इस पॉइजन की वजह से प्रेडेटर को पैरालिसिस हो जाएगा और हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म बहुत डेंजरस है। और एक और चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, ये एक पॉलिप है। पॉलिप सिसाइल होते हैं या सेडिमेंट्री होते हैं, मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। तब क्या होगा, यूपैग्युरस और अडैम्सिया एक दूसरे से कुछ फायदा लेंगे। यूपैग्युरस अडैम्सिया को अपने शेल के ऊपर फिक्स कर लेता है। क्यों फिक्स करता है,
क्योंकि इसके पास एक बड़ा ही अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इससे सभी प्रेडेटर्स डरते हैं। तो अगर ये इसके ऊपर होगा तो प्रेडेटर्स इस यूपैग्यूरस को भी अप्रोच नहीं कर पाएंगे इजीली, तो मतलब कि यूपैग्यूरस को प्रोटेक्शन मिल गई। ओके, अब ये सी एनीमोन या अडेम्सिया इसके ऊपर क्यों जाकर फिक्स होता है? क्योंकि यूपैग्यूरस मूव कर सकता है बट ये मूव नहीं कर सकता। अगर सी एनीमोन इसके यूपर जाकर फिक्स हो जाए तो जब यूपैग्यूरस मूव करेगा तो साथ साथ ये सी एनीमोन भी मूव कर पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मोटिलिटी के लिए ये यूपैग्यूरस के साथ फिक्स हो गया, दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। तो ये हो गई प्रोटो कोऑपरेशन। बट अगेन याद रखिएगा ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, एक दूसरे के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ऑर्गेनिज्म है निरीस, जो कि एक वर्म है। कभी कभी ऐसा होता है कि निरीस इस यूपैग्यूरस के शेल के अंदर जाकर रहने लगता है। निरीस इज अ वर्म, ये वर्म इस शेल के अंदर जाकर रहने लगा। क्यों गया? क्योंकि इस शेल के अंदर कुछ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है जो कि इस निरीस के लिए फूड है, तो इसे वहां पर खाना मिल गया, इसे ये फायदा हुआ। बट अब यूपैग्यूरस ने इसे अंदर क्यों रखा? क्योंकि यूपैग्यूरस के अंदर जो वेस्ट था, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, वो अगर ये कंज्यूम कर लेता है तो उसकी शेल की क्लीनिंग हो जाएगी। तो यूपैग्यूरस को भी एक फायदा हो गया क्लीनिंग का। अब यहां देखिए 3 ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रह रहे हैं। है तो ये प्रोटो कोऑपरेशन ही, बट क्योंकि 3 ऑर्गेनिज्म पार्टनरशिप में एक दूसरे से बेनिफिट उठा रहे हैं, इसी चीज को कहा जाता है ट्रिपल अलायंस। अलायंस का मतलब होता है पार्टनरशिप, तो 3 ऑर्गेनिजम्स की पार्टनरशिप, बेनिफिशियल पार्टनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम करेंगे प्रोटो कोऑपरेशन का। एग्जांपल नंबर 3 is Physalia, which is commonly called as Portuguese man of war and Nomius fish। इन दोनों का भी जो इंट्रैक्शन है वो प्रोटो कोऑपरेशन है। कैसे? फाइजेलिया एक सिलिंड्रेट है, मतलब सिलिंड्रेट में भी निडेरियन है, तो इसके पास भी निमैटोसिस्ट होगा, तो ये भी इस तरह का मैकेनिज्म यूज करके प्रेडेटर्स को डरा सकता है और उनको किल भी कर सकता है। मतलब ये भी एक डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास प्रेडेटर्स आने से डरते होंगे। तो ये फाइजेलिया नॉमियस फिश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। नॉमियस फिश एक ऐसी फिश है जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होते हैं। तो अब फाइजेलिया के पास तो ऑर्गेनिज्म जनरली नहीं आते, तो इसको खाना भी नहीं मिल पाता, इसलिए इसको खाना चाहिए होता है। तो नॉमियस फिश के पास जब दूसरे ऑर्गेनिज्म आ रहे होंगे, अगर नॉमियस फिश आकर इसके साथ रहेगी तो नॉमियस फिश को देखकर तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो नॉमियस फिश के पास जब दूसरे ऑर्गेनिज्म आएंगे, यानी कि ये अपना फूड कंज्यूम करेगी, तो उस फूड का कुछ हिस्सा ये फाइजेलिया को भी दे देगी, तो फाइजेलिया को खाना मिल जाता है, नॉमियस फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये हो गई प्रोटो कोऑपरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। ये भी ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें जो दोनों स्पीशीज के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों को ही फायदा होता है। बट इसमें और प्रोटो कोऑपरेशन में एक फर्क है। वो क्या फर्क है? प्रोटो कोऑपरेशन में हमने देखा था कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प तो कर रहे थे, बट उसमें कोई कंपल्शन नहीं था, वो नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप थी। बट यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं वो दोनों ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो दूसरे के सर्वाइवल को भी खतरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो पहले के सर्वाइवल को खतरा हो जाएगा। सो देयर इज को इवोल्यूशन ड्यू टू विच ये एक दूसरे के साथ कंपल्सरी हेल्प करने के लिए बाउंडेड है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनके सर्वाइवल का खतरा होगा। मतलब कि ये एक ऑब्लिगेटरी टाइप की इंट्रैक्शन है, कंपल्सरी है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 ऑफ म्यूचुअलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज फाइकस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज फिग। इसे हिंदी में कहते हैं अंजीर। फाइकस और ब्लास्टोफेगा, ब्लास्टोफेगा ये एक इंसेक्ट है, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज फिग वेस्प। ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे फायदा पहुंचाते हैं? जो फाइकस है यानी अंजीर है, कुछ इस तरह की दिखती है अंजीर। अगर आपने देखी है तो उसके बीच में एक होल भी होता है, तो मान लीजिए कि ये मैंने वो होल बना दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर ब्लास्टोफेगा, फिग वेस्प जो कि एक कीड़ा है,
ये इसका जो फीमेल, इसकी फीमेल है वो यहाँ इस ओपनिंग से जाएगी, जाकर यहाँ नीचे अपने एग्स लेकर के आएगी, ताकि एग्स प्रोटेक्टेड रहें, इसलिए इसने इस फाइकस के अंदर अपने एग्स ले लिए। सो प्रोटेक्शन का फायदा इसे मिल गया। अब फाइकस को क्या फायदा मिला? जो फाइकस है इसके अंदर यहां होते हैं नीचे सबसे फीमेल फ्लावर, ऊपर होते हैं मेल फ्लावर, और बीच में होता है न्यूट्रल फ्लावर। इसी तरह से यहाँ भी न्यूट्रल बीच में, नीचे फीमेल, ऊपर मेल फ्लावर। अब जब ये फीमेल वेस्प इस होल से अंदर आ रही होती है तो आते हुए ये इस मेल फ्लावर से टकराती है। मेल के पास होते हैं पोलन, वो पोलन इसके पास चिपक जाते हैं, फिर अब आगे जा रही है, ये नीचे जाएगी, फीमेल फ्लावर के साथ जब ये थोड़ा टच होगी तो फीमेल के स्टिग्मा पर वो पोलन गिर जाएगा, यानी कि इसने, इस वेस्प ने पॉलिनेशन करवा दी, मतलब इसकी नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू करवा दी। तो फाइकस को ये फायदा हो गया। तो दोनों का फायदा हो रहा है, और ये फायदा तब होगा जब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तब ही ओनली होगा, मतलब कि ऑब्लिगेशन में ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Ophrys, which is commonly called as Mediterranean orchid, and bumblebees. Ophrys एक प्लांट है, फ्लावर है, ये मान लीजिए है Ophrys। Ophrys बम्बल बी की फीमेल को कॉपी करता है, मिमिक करता है। ये बम्बल बी की फीमेल जैसा दिखने लग जाता है, एक्चुअल में है नहीं, बस दिख रहा होता है। तो बम्बल बी का जो मेल होता है वो ये सोचता है कि ये फीमेल बम्बल बी है, वो इसके पास आता है मेटिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके पास आता है। तो जब वो आया, एक्चुअल में तो ये फीमेल बम्बल बी नहीं है, तो आकर उसने इसके साथ जब कांटेक्ट में आया तो कांटेक्ट में आकर पॉलिनेशन करवा देता है इसकी, ओफायरस की। तो ओफायरस को फायदा हो गया पॉलिनेशन का। अब बम्बल बी को क्या फायदा हुआ? बम्बल बी को मेटिंग का फायदा तो नहीं मिला, रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पाया, बट इससे इसने नेक्टर सक कर लिया, तो इसे खाना मिल जाता है, ये फायदा हुआ। तो अगेन ये भी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चीज है कि फायरस ने बम्बल बी को मिमिक किया, फीमेल बम्बल बी को मिमिक किया, और इसकी वजह से मेल ने ये सोचा कि ये फीमेल है और आकर रिप्रोडक्शन करने की कोशिश की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोशिश की। इस चीज को कहा जाता है सेक्सुअल डिसीट। डिसीट का मतलब होता है मिस रिकग्नाइजेशन। तो इस मेल बम्बल बी ने अपने दूसरे सेक्स को मिस रिकग्नाइज कर लिया था, फीमेल को मिस रिकग्नाइज कर लिया था, समझा था कि ये फीमेल है, बट ये फीमेल निकली नहीं, और ये समझकर इसने इसके साथ मेट करने की कोशिश की। इस चीज को कहा जाता है स्यूडो कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन का मतलब होता है मेटिंग, एंड स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, सो देयर इज फॉल्स मेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट है ये भी, लाइकन। लाइकन एक ऐसी रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में, जिसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फंजाई को खाना देती है, और फंजाई इस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है और मिनरल्स प्रोवाइड करती है। अब देखिए एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो इसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। एंड फंजाई, फंजाई के लिए वर्ड यूज किया जाता है माइकोबायोन्ट। फंजाई के पास माइसीलियम होता है, इसके मतलब नेटवर्क होता है जिसकी हेल्प से ये ज्यादा से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर सकती है और मिनरल्स अब्सॉर्ब कर सकती है, तो उन्हें ये प्रोवाइड कर देती है एल्गी को, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को खाना प्रोवाइड कर देती है। तो ये हो गई म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 इज माइकोराइजा। माइकोराइजा इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई and roots of higher plant। फंजाई जैसा कि मैंने बताया इसके पास माइसीलियम होती है, हाइफेज होते हैं, उसके हेल्प से ये मिनरल्स और वाटर को
ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकती है। तो मिनरल और वाटर अब्जॉर्ब करके इसने रूट्स ऑफ हायर प्लांट को दे दिया। अब फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो इसने जो खाना बनाया फोटोसिंथेसिस करके वो फंजाई को दे दिया, तो फंजाई को भी फायदा हो गया। दिस इज म्यूचुअलिज्म। तो अभी हम कर चुके हैं फर्स्ट इंट्रैक्शन एंड सेकंड इंट्रैक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन की, दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म ऐसे इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, मतलब कि वो न्यूट्रल रहता है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर कमेंसलिज्म इज सी एनीमोन एंड क्लोन फिश। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि सी एनीमोन के पास निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल होता है, जिसकी वजह से इससे सभी और ऑर्गेनिज्म डरते हैं, मतलब कि एक डेंजरस ऑर्गेनिज्म है। तो इस सी एनीमोन के इस फीचर को यूज करके क्लोन फिश इसके पास पास रहने लगती है, जिसकी वजह से इस क्लोन फिश को ये फायदा मिलता है कि और प्रेडेटर इसके पास अप्रोच नहीं करते, मतलब इसे प्रोटेक्शन मिल जाती है, इससे मिलती है प्रोटेक्शन, और इसे ना कोई फायदा है ना नुकसान है, मतलब कि ये न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इज ग्रेजिंग कैटल एंड कैटल ईग्रेट। कैटल ईग्रेट एक बर्ड है और ग्रेजिंग कैटल मतलब कि जब कैटल ग्रेज कर रही होती है उस टाइम पर कैटल ईग्रेट इस ग्रेजिंग कैटल के साथ रहती है। ग्रेजिंग के टाइम पर जब ये प्लांट्स के बीच में अपना सिर हिलाती है तो उसकी वजह से मॉस्किटोज स्प्रेड हो जाते हैं। मॉस्किटोज स्प्रेड हुए, थोड़े ऊपर आए, तो कैटल ईग्रेट उन मॉस्किटोज को खा लेती है, तो इसे मिल गया फूड और इसे ना कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ये अपना खाना खा रही है, इसे उससे कोई मतलब नहीं है। देन नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल इज व्हेल एंड बेलैनस। बेलैनस एक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, मूव नहीं कर सकता, बट वेल तो मूव कर सकती है। तो बेलैनस क्या करता है, वेल के ऊपर चिपक जाता है, वेल के साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो इससे फायदा हुआ ट्रांसपोर्टेशन का, मोटिलिटी मिल गई, और वेल को ना कोई फायदा ना नुकसान। देन एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं, लास्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इज मैंगो एंड ऑर्किड। ऑर्किड जिसकी अभी हमने बात की थी, ये मैंगो की ब्रांच पर एपीफाइट है। एपीफाइट मतलब कि एक ऐसा प्लांट जो दूसरे किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उसके सपोर्ट से ग्रो करता जाता है, तो इसको इसकी वजह से, इसकी ब्रांच की वजह से सपोर्ट मिलता है, उस सपोर्ट के कारण ये ग्रो कर पाता है। इसको ना कोई फायदा है ना नुकसान है, सो ये न्यूट्रल जा रहा है। दिस इज कमेंसलिज्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज प्रेडेशन। प्रेडेशन ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें जो दो स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं उनमें से एक ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा होता है जिसे कहा जाता है प्रीडेटर, और दूसरा ऑर्गेनिज्म साइज में छोटा होता है जिसे कहा जाता है प्रे। ये जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है इसे इसकी वजह से बेनिफिट मिल रहा होता है और छोटे ऑर्गेनिज्म को इसकी वजह से, बड़े ऑर्गेनिज्म की वजह से नुकसान हो रहा होता है। तो यहां देखिए, अब एक ऑर्गेनिज्म जो बड़ा है उसे फायदा हो रहा होता है, प्रेडेटर को फायदा हो रहा होता है, जो छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसे प्रे कह रहे हैं उसे नुकसान हो रहा होता है, एंड दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज प्रीडेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सभी को पता ही होंगे, जैसे कि लॉयन जो कि एक एपेक्स प्रेडेटर है, वो बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म को मार के खाता है। तो मान लीजिए लॉयन ने डियर को मारा, तो लॉयन प्रेडेटर है, डियर को मारने के बाद इसे खाना मिल गया, तो लॉयन इज गेटिंग पॉजिटिवली इफेक्टेड, और डियर ने अपनी जान खो दी तो डियर इज गेटिंग नेगेटिवली इफेक्टेड। अब ये जो इंट्रैक्शन है इसमें प्रे अपने आप को बचाने के लिए, प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी अडेप्टेशंस करती है। जैसे कि पहली बहुत फेमस टाइप की अडेप्टेशन है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होता है बैकग्राउंड को कॉपी करना। तो लीजर्ड्स में ये देखा जाता है, जैसे कि कैमिलियन में आपने देखा होगा, कैमिलियन बैकग्राउंड के कलर को कॉपी कर लेती है। अगर बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है या ब्राउन कलर का है तो वो ब्राउन हो जाएगी, ग्रीन कलर का है तो वो ग्रीन हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, प्रेडेटर जब देखेगा उसे ढूंढेगा तो बैकग्राउंड और वो दोनों उनका कलर मिक्स होगा, इसकी वजह से प्रेडेटर उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। दिस इज कैमोफ्लेजिंग।
मीन्स कोपिंग बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज डेवलपिंग थॉर्न्स। बहुत सारे प्लांट्स कांटे डेवलप कर लेते हैं ताकि हर्बीवोर से बच सके। जैसे कि कैक्टस में कांटे होते हैं, अकेशिया में कांटे होते हैं, तो उन्हें कोई ऑर्गेनिज्म खाता नहीं है, तो मतलब कि वो बच गए। और नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म पॉइजन पर फीड कर लेते हैं और पॉइजन को एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपनी बॉडी में। बहुत सारी बटरफ्लाइज ऐसे करती हैं, उनकी लार्वल स्टेज में, कैटरपिलर स्टेज में, वो कैटरपिलर को पॉइजन फीड करा देती है। वो पॉइजन कैटरपिलर को हार्म नहीं करता, उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। अब मान लीजिए कि इसे कभी फ्यूचर में कोई ऑर्गेनिज्म खाता है, तो इस पॉइजन की वजह से इस बटरफ्लाई का या कैटरपिलर का टेस्ट बहुत बुरा होगा। तो अब बुरे टेस्ट की कोई भी अगर चीज होगी, उसे जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म है उसे अवॉइड करेगा, तो आगे से इसे खाया नहीं जाएगा। तो ये भी एक बचने का मैकेनिज्म हो गया। एक और मैकेनिज्म है केमिकल सेक्रीशन या केमिकल प्रोडक्शन या फिर स्टोरेज बोल लीजिए। कैलोट्रोपिस एक प्लांट है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करके रखता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आकर कैलोट्रोपिस को खाता है तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिज्म उसे खाने से अवॉइड करता है और ये बच जाते हैं। अब देखिए, ये जो रिलेशनशिप है प्रेडेटर और प्रे की, ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। प्रेडेटर अगर प्रे को खाएंगे तो प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, साथ साथ जो फूड चेन है उसमें प्रेडेटर भी सर्वाइव करेंगे ना। अगर प्रे नहीं हो, प्रे एनवायरमेंट में ना हो, या प्रे को किसी कारण प्रेडेटर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेडेटर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, जो कि एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी होता है। इसे आप कुछ एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि पूछा जाता है 1920 में ऐसा हुआ था। 1920 में क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया। प्रिकली पियर कैक्टस एक्चुअल में ये ऑस्ट्रेलिया में कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसे कहीं और से ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। तो अगर किसी चीज को, किसी ऑर्गेनिज्म को कहीं और से लाया जाए, उसे बोला जाता है एक्सोटिक। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सोटिक स्पीशीज थी। अब ऑस्ट्रेलिया में इसका जो प्रेडेटर है, क्योंकि ये खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका नेचुरल प्रेडेटर भी ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये अब एग्जिस्ट करने लग गया क्योंकि हमने इसको जाकर वहां पर प्लांट कर दिया। तो ये तो है बट इसका प्रेडेटर नहीं है। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। इसका कोई प्रेडेटर है नहीं, ये ग्रो हो रहा है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे भी एक्सप्लोजन हो सकता है। बहुत सारी जमीन इसने ऑक्यूपाई कर ली। तो इससे अब बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया में इसका नेचुरल प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा ताकि इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। दैट नेचुरल प्रेडेटर वाज अ मॉथ। तो उस मॉथ को जब लेकर आए तो मॉथ ने इसे खाया और इसकी पॉपुलेशन को फिर से कम कर दिया। तो यहां से पता चलता है प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप कितनी जरूरी है। नेक्स्ट इंटरेक्शन इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म जो कि बड़ा होता है उसे कहते हैं होस्ट, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो छोटा होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट। ये दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इंटरेक्शन में। जो होस्ट है यानी बड़ा ऑर्गेनिज्म, होस्ट इज गेटिंग नेगेटिवली इफेक्टेड हियर, एंड पैरासाइट जो कि छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसे यहाँ पर फायदा हो रहा है। ये बिल्कुल अपोजिट है प्रेडेशन का। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। फर्क ये है कि प्रेडेशन में जो बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म था उसे फायदा हो रहा था, और पैरासिटिज्म में जो छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म है उसे फायदा हो रहा है, यानी कि पैरासाइट को फायदा हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे कि हमने देखा था राइनोसिरोज। राइनोसिरोज के ऊपर टिक्स होती हैं। टिक्स राइनो की स्किन पर एक्टोपैरासाइट है। इसी तरह से डॉग के ऊपर भी टिक्स होती हैं, डॉग की स्किन पर। और ह्यूमन एंड हेड लाउस। हेड लाउस एक्टोपैरासाइट है, बालों में रहती है, स्कैल्प पे रहती है। करती क्या है ये ब्लड को सक करती है ह्यूमन से। तो हेड लाउस को फायदा होता है, ऐसे ही टिक को फायदा होता है। और ये है होस्ट जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, ये है होस्ट। इन्हें नुकसान होता है, इनका ब्लड सक किया जा रहा है। सो जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है इज गेटिंग नेगेटिवली इफेक्टेड, और जो छोटा ऑर्गेनिज्म है दैट इज गेटिंग पॉजिटिवली इफेक्टेड।
अब ये जो पैरासाइट है ये बहुत सारे हो सकते हैं। अभी ये तो हमने पढ़े एक्टोपैरासाइट, इसी तरह से एंडोपैरासाइट भी होते हैं। ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर जाता है, लीवर सेल में जाकर और आरबीसी में जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ये हो गया एंडोपैरासाइट। इससे तो फायदा होता है, ये तो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेता है, बट ह्यूमन बींग्स को नुकसान होता है, मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से ह्यूमन बींग एंड ट्राइपैनोसोमा कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्राइपैनोसोमा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाकर रहता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ह्यूमन की बॉडी के अंदर है, तो ये होगा एंडोपैरासाइट। ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम हुई स्लीपिंग सिकनेस की, इसे फायदा हो रहा है, ये अंदर जाकर अपने आप को ग्रो करवा रहा है, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करवा रहा है। अब ये तो थी पैरासिटिज्म। इसके अलावा आपको एक और टर्म याद रखनी है, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? एक बर्ड है दैट इज कुकू। कुकू बर्ड क्या करता है? क्रो के नेस्ट में जाकर अपने अंडे लेकर के आता है। ये क्रो का नेस्ट है मान लीजिए, इस नेस्ट में क्रो के खुद के एग्स भी पड़े होंगे, साथ साथ कुकू जाकर अपने एग्स लेकर के आएगा। तो इस ऑर्गेनिज्म को यूज करके, ये होस्ट हुआ, इसको यूज करके अपने एग्स को पाल रहा है, ये रियर करवा रहा है। सो ये होगी ब्रूड पैरासिटिज्म। अब आप कहेंगे कि ये जो क्रो है इसे पता नहीं चलता कि ये एग्स उसके नहीं है, तो नहीं पता चलता इसे, क्योंकि कुकू ने अपने एग्स को इस हिसाब से चेंज कर लिया है कि उसके एग्स क्रो के एग्स जैसे ही दिखते हैं। तो क्रो को पता ही नहीं चलता कि ये उसके एग्स हैं या किसी और के हैं, तो ये एग्स भी उन एग्स के साथ रियर किए जाते हैं। दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म। देन नेक्स्ट इज अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो नुकसान होता है ना फायदा होता है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंगस है। ये फंगस प्रोड्यूस करती है पेनिसिलिन, ये केमिकल प्रोड्यूस करती है। इस पेनिसिलिन की वजह से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है इस केमिकल की वजह से। तो अब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोटिक वर्ड यूज करते हैं, और बायोटिक्स के अगेंस्ट जो काम करता है उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो ये पेनिसिलिन एक ऐसा केमिकल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक्स के अगेंस्ट काम कर रही है। सो दिस इज एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था। अब टॉपिक पर आते हैं हम, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, इसे कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये तो बस एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। बट बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस, इसे नुकसान हो रहा है, तो ये इंट्रैक्शन हो गई अमेंसिलिज्म। देन नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रलिज्म पर। न्यूट्रलिज्म, सेवंथ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, न्यूट्रलिज्म। इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से। जैसे कि डियर और रैबिट एक दूसरे को इफेक्ट किए बिना ग्रो कर लेते हैं एक साथ। इनके जो फूड है वो अलग है दोनों के, तो आराम से एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। दिस इज न्यूट्रलिज्म। एक और चीज ऐड कर लीजिए, दैट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। इस इंट्रैक्शन में एक ही रिसोर्स के लिए, जो कि लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स के लिए दो ऑर्गेनिज्म, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म फाइट कर रहे होते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि एक अनार दो बीमार, तो ये है रिसोर्स जो कि फूड भी हो सकता है, ये लिमिटेड है, और ये है ऑर्गेनिज्म जो कि इनके लिए इस रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो ये भी चाहता है कि इसे ये रिसोर्स मिले, ये भी चाहता है कि रिसोर्स मिले, बट दोनों को मिल नहीं सकता। तो या तो ऐसा होगा कि ये दोनों कोऑपरेट कर ले कि आधा तू ले ले आधा मैं ले लेता हूँ, एक ये केस हो सकता है, और दूसरा ये केस हो सकता है कि इनमें से जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या ज्यादा स्ट्रोंग होगा वो जीत जाएगा और उस रिसोर्स को ले लेगा, मतलब एक सुपीरियर ऑर्गेनिज्म इस रिसोर्स को ले लेगा। तो पहला केस देखते हैं जिसमें कोऑपरेशन किया जाएगा कि रिसोर्स को बांटा जाएगा। इसे बताया था मैक आर्थर ने। मैक आर्थर ने बताया था, वार्बलर्स के बारे में इन्होंने पढ़ा।
ये बर्ड्स हैं, ये एक पेड़ पर रह रही थी। इस पेड़ पर रहकर ये खाना ऑब्टेन करती थी इस पेड़ से ही। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इस पेड़ पर रहते हुए कुछ वार्बलर्स ने, वार्बलर की एक स्पीशीज के मेंबर्स ने इतना हिस्सा ले लिया, मतलब वो सिर्फ इतने हिस्से में खाएंगी, फॉरेजिंग करेंगी, और दूसरे कुछ वार्बलर्स ने ये हिस्सा ले लिया। मतलब कि एक रिसोर्स को उन्होंने पार्टीशन कर लिया, बांट लिया, कोऑपरेशन शो कर दी। यहाँ पर इसे बोला जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग से कंपटीशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरे केस पर आते हैं, जब सुपीरियर ऑर्गेनिज्म कहेगा कि ये सारा रिसोर्स मैं लूंगा। इसके बारे में बताया था गॉस ने। गॉस कहते हैं कि अगर एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए कोई ऑर्गेनिज्म फाइट कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फाइट कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है और वो कहता है कि उसको पूरा रिसोर्स चाहिए, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि सुपीरियर है, मान लीजिए ये वाला सुपीरियर है, ये लड़ेगा इस ऑर्गेनिज्म से जो कि वीक है या इंफीरियर है, और इस रिसोर्स को हथिया लेगा, यानी कि इसको निकाल देगा इस रेस से, ये हार गया। इस चीज को गॉस ने कहा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कंपटीशन ने इस स्पीशीज को एक्सक्लूड कर दिया। इस चीज को फिर कहा गया गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कंपटीशन के टाइम पर ये हो सकता है। एक और साइंटिस्ट के बारे में बात आती है जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, दैट इज कॉनल। कॉनल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसे कहा जाता है कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा था कि स्कॉटलैंड में इन्होंने ये देखा कि एक सी में जो बड़े बार्नेकल्स हैं, जिन्हें बेलेनस कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं ये, बड़े बार्नेकल्स हैं बेलेनस, और छोटे बार्नेकल्स हैं कैथामेलस। तो ये कहते हैं कि ये बड़े हैं, बड़े से मतलब है स्ट्रॉन्ग है, सुपीरियर है, और कैथामेलस छोटे हैं मतलब कि इंफीरियर है, वीक है। तो ये कहते हैं कि बेलेनस और कैथामेलस में से, बेलेनस क्योंकि सुपीरियर है इसलिए बेलेनस सर्वाइव करेंगे और कैथामेलस को एक्सक्लूड कर देंगे। इस चीज को कॉनल ने कहा कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन करके इस ऑर्गेनिज्म को निकाल दिया रेस से। ये हो जाती है लास्ट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज कंपटीशन। अब यहाँ देखिए स्पीशीज 1 को नुकसान हो रहा है, नेगेटिव से शो किया गया, स्पीशीज 2 को भी नुकसान हो रहा है, तभी इसे कंपटीशन कहा गया। बट हमने जो एग्जांपल्स देखे, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल देखा कि जो सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है वो इंफीरियर ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड कर देता है, तो मतलब एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से क्यों नहीं शो किया गया। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे जिन्होंने इस रीजन के रिसोर्स को यूज किया, उन्हें भी फायदा हो रहा है, साथ साथ जो इस रीजन को यूज कर रहे थे, यहाँ के रिसोर्स को यूज कर रहे थे, उन्हें भी फायदा हो रहा है। तो फिर इसे पॉजिटिव से क्यों नहीं शो किया? क्योंकि देखिए इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है तो एट दी एंड तो कोई एक कंट्री जीतेगी, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस दोनों ही कंट्रीज का कुछ कुछ नुकसान होगा। तो वही कंपटीशन में है, वहां भी कंपटीशन है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के बीच का कंपटीशन है। तो जब भी लड़ाई हो रही होती है, कम्पीट किया जा रहा होता है, उस टाइम पर दोनों का ही कुछ ना कुछ नुकसान होता है। दिस इज कंपटीशन। अभी तक हम डिफरेंट टाइप्स की इंट्रैक्शंस को पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक इंट्रैक्शन थी प्रिडेशन। प्रिडेशन में एक ऑर्गेनिज्म जो कि बड़े साइज का था और जिसे फायदा हो रहा था उसे कहा जा रहा था प्रेडेटर, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसे नुकसान हो रहा था और जो छोटे साइज का था उसे कहा जा रहा था प्रे। अब होगा क्या, प्रेडेटर अपने फायदे को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए और प्रे अपने नुकसान को कम करने के लिए अपनी बॉडी पर कुछ चेंजेस लाएंगे। फायदा प्रेडेटर को क्या हो रहा था, उसे खाना मिल रहा था, तो वो ज्यादा से ज्यादा खाना कलेक्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए ये चेंजेस ला रहा है। और प्रे को नुकसान ये हो रहा था कि उसकी डेथ हो रही थी, तो अपने डेथ रेट को कम करने के लिए, सर्वाइवल को इंक्रीज करने के लिए प्रे कुछ चेंजेस लाएगा। अब ये चेंजेस कुछ इस तरह के होंगे कि या तो किसी बैकग्राउंड को कॉपी किया जाएगा, मतलब एनवायरमेंट में किसी चीज को कॉपी किया जाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, और या ऐसा होगा कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बना जाएगा। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि एक प्रेडेटर किसी और ऑर्गेनिज्म से डरता है, उस ऑर्गेनिज्म को प्रे ने कॉपी कर लिया, मतलब प्रे ऐसा बन गया आउटर अपीयरेंस में कि प्रेडेटर को लगे कि ये तो वो ऑर्गेनिज्म है,
तो प्रीडेटर इस प्रे से बचेगा, उसे दूर रहेगा, तो अब प्रे को फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉपी किया गया। अब दूसरा केस ले लीजिए, अगर प्रीडेटर किसी भी एनवायरमेंटल चीज को कॉपी करता है, मान लीजिए किसी बैकग्राउंड को कॉपी करता है, कोई ब्राउन कलर का बैकग्राउंड है, उसका ही कलर प्रीडेटर ने अपनी बॉडी का कलर वही कर लिया। अब प्रे कोई जा रहा है, प्रे यही नहीं पहचान पा रहा कि वो एक्चुअल में बैकग्राउंड है या उसका प्रीडेटर है, प्रे को पता ही नहीं चल रहा, तो वो वहीं से जाएगा। अब इस बीच में प्रीडेटर उस प्रे को कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग चीज को कॉपी किया गया। तो जो भी है, चाहे एक लिविंग चीज को कॉपी किया जा रहा है, चाहे नॉन लिविंग चीज को कॉपी किया जा रहा है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म अपना फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मिमिक्री। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म एक्टिंग कर रहा है, किसी और जैसा बन रहा है, दैट इज द मिमिक। एंड जिसकी एक्टिंग की जा रही है, किसी और ऑर्गेनिज्म की एक्टिंग की जा रही है, किसी बैकग्राउंड जैसा बना जा रहा है, दैट इज द मॉडल। ये एक्टिंग कर रहा है, इसकी एक्टिंग की जा रही है। अब देखिए मिमिक्री 3 तरह की हो सकती है, प्रोटेक्टिव, एग्रेसिव एंड फेनिंग डेथ और कॉन्शियस मिमिक्री। पहले आ जाइए प्रोटेक्टिव मिमिक्री पर। नाम से पता चल रहा है ये मिमिक्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही है। प्रोटेक्शन किसे चाहिए? प्रोटेक्शन प्रे को चाहिए। तो ये मिमिक्री कौन करेगा? प्रे ऑर्गेनिज्म करेगा। तो अब ये 2 तरह से हो सकती है। अब जो प्रे ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि वो किसी बैकग्राउंड को कॉपी कर लेता है, बैकग्राउंड को कॉपी करने के बाद प्रीडेटर पहचान ही नहीं पा रहा कि प्रे है कहाँ, उस बैकग्राउंड में वो गुम हो जाता है प्रे, तो उसे हम कहेंगे कंसीलिंग टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री या फिर क्रिप्टिव टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री। ये शो करता है फाइलियम। फाइलियम इज कॉमनली कॉल्ड एज लीफ इंसेक्ट। ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो लीफ जैसा दिखता है, मतलब लीफ जैसी शेप होगी, वही कलर, जैसे लीफ के ऊपर वेन्स होती है, विनेशन होती है, वही विनेशन इसके पास होगी, बस इसके लेग्स निकले होंगे जो कि ये फोल्ड कर लेगा अगर ये प्रीडेटर को देखेगा तो। सो प्रीडेटर इसे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि इसने बैकग्राउंड को कॉपी कर लिया। दिस इज प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव में भी कंसीलिंग। तो यहाँ पर जो मॉडल है दैट इज लीफ एंड मिमिक इज फाइलियम। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री इज वार्निंग मिमिक्री। वार्निंग दी जा रही होगी। यहाँ पर वार्निंग कैसे दी जा रही होगी? अगर प्रे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पर ऐसे चेंजेस लाए कि वो चेंजेस किसी एक खतरनाक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, खतरनाक इन द सेंस अगर कोई ऑर्गेनिज्म पॉइजनस है तो उस ऑर्गेनिज्म को कोई प्रीडेटर खाना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको खाने के बाद तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो डेंजरस ऑर्गेनिज्म हुआ। अगर प्रे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्चुअल में खतरनाक नहीं है, वो अपनी बॉडी पर ऐसे चेंजेस ले आता है कि प्रीडेटर समझे कि वही डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, तो प्रे से वो प्रीडेटर बचेगा, वहां से भाग जाएगा, उसे पकड़ेगा नहीं। तो ये हो गई एक तरह की वार्निंग, मतलब वो वार्निंग दे रहा है कि मैं कोई डेंजरस ऑर्गेनिज्म हो सकता हूँ, तो तू मुझसे बच। अब ये भी फर्दर 2 टाइप्स की है। वन इज बेट्सियन जो कि साइंटिस्ट बेट्सन ने पढ़ी थी, एंड सेकंड इज मुलेरियन जो कि मुलर ने पढ़ी थी। पहले बात करते हैं बेट्सियन की। बेट्सियन मिमिक्री में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जिसे खाना पसंद किया जाता है, जिस प्रे को खाना पसंद किया जाता है प्रेडेटर के द्वारा, उसे कहा जाता है पैलेटेबल। और दूसरा प्रे जिसे खाना पसंद नहीं किया जाता, जैसे कि कोई पॉइजनस ऑर्गेनिज्म है, उसे कोई नहीं खाएगा, या फिर किसी के मान लीजिए कांटे लगे हुए हैं तो उसे भी कोई नहीं खाएगा, उसे बोलते हैं अनपैलेटेबल ऑर्गेनिज्म। तो मान लीजिए कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है पैलेटेबल, जिसको खाना पसंद किया जाता है, वो बचने के लिए किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को मिमिक करता है जिसे खाना पसंद नहीं किया जाता, इसे छोड़ दिया जाता है अगर ये है तो ये बच जाएगा। अगर ऐसा करता है, ये इसको कॉपी कर लेता है तो दिस टाइप ऑफ मिमिक्री इज कॉल्ड एज बेट्सियन मिमिक्री। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक बटरफ्लाई है वाइस रॉय बटरफ्लाई, और दूसरी बटरफ्लाई है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई अनपैलेटेबल होती है, पॉइजनस होती है, तो इसे खाना अवॉइड करते हैं प्रेडेटर्स। बट वाइस रॉय बटरफ्लाई पैलेटेबल होती है, मतलब इसे प्रेडेटर्स खाते हैं। तो वाइस रॉय बटरफ्लाई अपनी बॉडी के ऊपर कुछ मार्किंग्स और ऐसा कलर डेवलप करती है जो कि मोनार्क बटरफ्लाई का होता है। तो प्रेडेटर इसे देखकर ये समझता है कि ये तो मोनार्क बटरफ्लाई है, तो प्रेडेटर इसे छोड़ देता है, यानी कि ये बच जाता है। दिस इज बेट्सियन मिमिक्री। नेक्स्ट इज मुलेरियन और एपोसिमेटिज्म। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म खुद अनपैलेटेबल ही होता है। जैसे कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है, एडल्ट मोनार्क बटरफ्लाई, इसका जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर वो अपनी कैटरपिलर स्टेज में ही अपने अंदर पॉइजन को एक्यूमुलेट करता होता है। तो वैसे तो इसी स्पीशीज का इसी का ही रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, इसी स्पीशीज का ही ऑर्गेनिज्म है, मतलब लेटर ऑन इसने पॉइजन को एक्यूमुलेट कर ही लेना। किया क्यों? क्योंकि इसके एडल्ट ने भी ऐसा किया। तो किसी अनपैलेटेबल ऑर्गेनिज्म को देखकर ही दूसरे ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर वो अनपैलेटेबल थिंग को एक्यूमुलेट किया।
दिस टाइप ऑफ मिमिक्री इज कॉल्ड एज मुलेरियन मिमिक्री और एपोसिमेटिज्म। नाउ नेक्स्ट मिमिक्री इज एग्रेसिव मिमिक्री। ये हमने देखा कि ये मिमिक्री प्रे ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं अपने अंदर, बट ये जो मिमिक्री है ये मिमिक्री प्रेडेटर्स कर रहे हैं, प्रे की नजरों से बचने के लिए प्रेडेटर्स कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि प्रेडेटर को बहुत टाइम से प्रे नहीं मिला, तो आउट ऑफ एग्रेशन वो कुछ ऐसा करेंगे कि अब प्रे खुद चल के उसके पास आए। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? बाय कंसीलिंग और एल्योरिंग। कंसीलिंग का मतलब वही है बैकग्राउंड को कॉपी करना। यहाँ पर प्रे ने बैकग्राउंड को कॉपी किया था, यहाँ पर प्रेडेटर बैकग्राउंड कॉपी करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है मेंटिस religiosa. It is commonly called as praying mantis. ये ऑर्गेनिज्म बैकग्राउंड को कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से प्रे ये नहीं देख पाती कि उसका प्रेडेटर वहां बैठा है, तो प्रे इजीली वहीं से आराम से जा रही होती है, बट बीच में ये उसे रोककर उसे कंज्यूम कर लेता है। तो ये हो गई कंसीलिंग टाइप ऑफ मिमिक्री। नेक्स्ट एल्योरिंग टाइप में, एल्योरिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, आउट ऑफ एग्रेशन प्रेडेटर ये कहता है कि प्रे खुद से उसके पास चल के आएगा, तो उसे अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए अब वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगा। जैसे कि स्पाइडर्स, कुछ स्पाइडर्स ओफायरस जैसे हो जाते हैं। ओफायरस इज ऑर्किड, ऑर्किड जैसे शेप अपनी कर लेते हैं। ये जैसे ऑर्किड्स की शेप होती है वैसे ही ये अपनी शेप बना लेते हैं, जिसकी वजह से बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वैसे तो बीज ने ऑर्किड के पास आना होता है नेक्टर को सक करने के लिए, बट बी सोचती है कि ये तो ऑर्किड ही है, तो वो इसके पास आ जाती है ये सोचकर कि अभी नेक्टर सक करेगी, बट ये तो प्रेडेटर है उसका, तो उस प्रे को इसने अट्रैक्ट कर लिया, एल्योर कर लिया। दिस इज एल्योरिंग टाइप ऑफ एग्रेसिव मिमिक्री। देन नेक्स्ट वन इज फेनिंग डेथ और कॉन्शियस मिमिक्री। फेनिंग डेथ में क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए खतरा महसूस कर रहा है अपने अराउंड, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो तो मरा हुआ है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खाने से अवॉइड कर देगा। तो ये प्रे ऑर्गेनिज्म करते हैं जनरली, मतलब कि जो लेस सुपीरियर ऑर्गेनिज्म होगा, छोटे साइज का होगा, वो करेगा किसी सुपीरियर ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचाने के लिए, वो प्रिटेंड करेगा कि वो मर चुका है। दिस इज फेनिंग डेथ। जैसे डाइडेल्फस, ये अपने एनिमी को अगर ये देखता है कि एनवायरमेंट में इसका कोई एनिमी है, अप्रोच करते हुए देख रहा है उस एनिमी को, तो ये प्रिटेंड करेगा कि ये मर चुका है। दिस इज फेनिंग डेथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे आपको अच्छे से करना है। अब जो भी इंट्रैक्शन हमने पढ़ी और मिमिक्री पढ़ी, ये सभी इनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। Question number 1 is, when the feeding efficiency of one species is reduced due to inhibitory presence of other species, even if the resources are abundant, is called. ये बोल रहे हैं कि अगर रिसोर्सेज abundant हैं, मतलब अनलिमिटेड हैं, फिर भी एक स्पीशीज के होने के कारण दूसरे स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाए, मतलब उसको जो खाना मिल रहा है वो कम मिले, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन, प्रिडेशन और अमेंसिलिज्म। प्रिडेशन और अमेंसिलिज्म तो नहीं है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में भी कौन सा कंपटीशन है, तो देखिए जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के होने के कारण उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कोई एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म उसे एक्सप्लॉइट करता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन। बट जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होने के बाद भी अगर एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के खाने को हथियाने की कोशिश करते हैं, इंटरफेयर करते हैं उनके रिसोर्सेज के साथ, खाना हो गया चाहे स्पेस हो गया, तो इस तरह के कंपटीशन को कहा जाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, जो कि यहाँ किया जा रहा है। नेक्स्ट, वार्बलर्स वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू। वार्बलर्स जिनकी मैक आर्थर ने बात की थी, उन्होंने बताया था कि ये ऐसी बर्ड्स हैं जिन्होंने एक ट्री पर रहते हुए रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया। कुछ वार्बलर्स नीचे फीड करती थी ट्री के नीचे वाली पार्ट में, कुछ बीच में, कुछ टॉप पर, तो इस तरह से इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग की एंड कंपटीशन को अवॉइड किया। तो ऐसा पॉसिबल हो पाया क्योंकि इनमें बिहेवियरल डिफरेंसेस थे, देयर वर behavioral differences in their activities. Next, the adaptation that a prey species avoid being detected by a predator. Prey species predator से बचने के लिए जो adaptation लेती है, that is, it is cryptic coloration. Cryptic coloration मतलब background को copy करना.
तो प्रेडेटर से बचने के लिए ये अडेप्टेशन ली जाती है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज आर कमेंसलिज्म एक्सेप्ट। कमेंसलिज्म इज इंट्रैक्शन जिसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है? ऑल ऑफ दीज आर कमेंसलिज्म एक्सेप्ट विच वन, हमें बताना है। तो पहला देखिए, सी एनीमोन एंड क्लोन फिश। क्लोन फिश और सी एनीमोन जब एक साथ रहते हैं तो क्लोन फिश को प्रोटेक्शन मिलती है, सी एनीमोन न्यूट्रल रहता है, इसे ना फायदा होता ना नुकसान, तो ये कमेंसलिज्म है। कैटल इग्रेट एंड कैटल, कैटल जब ग्रेजिंग करती है तो मॉस्किटोज उड़ते हैं, उन मॉस्किटोज पे ये फीड कर लेती है तो इससे फायदा होता है, कैटल को ना फायदा है ना नुकसान। बारनेकल्स ऑन बैक ऑफ वेल, बारनेकल जब वेल की बैक पर होते हैं तो इन्हें ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है, वेल न्यूट्रल रहती है। कसकटा ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, दिस इज पैरासिटिज्म। कसकटा हेज प्लांट के लिए पैरासाइट है, उसके न्यूट्रिएंट्स ये ले लेता है, तो हेज प्लांट को नुकसान होता है, कसकटा को फायदा हो जाता है। सो दिस वन इज नॉट कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within decade after goats were introduced to island due to। abundant tortoise extinct हो गए थे within decade जब goats को introduce किया Galapagos Island पर। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो गोट्स थी उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी एबिंगडन टॉर्टोइस से ज्यादा थी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा फॉरेस्ट्स को, फील्ड्स को खा लिया था, तो इनके लिए खाना नहीं बचा, फूड की स्कार्सिटी होगी जिसकी वजह से फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए। सो दिस वाज ड्यू टू बेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। Next, relation between two organisms in which one is benefited and other is neither benefited nor harmed। ये क्वेश्चन HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज कमेंसलिज्म। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। प्रेडेटर, इनमें से प्रेडेटर कौन सा है? तो प्रेडेटर है स्टारफिश पिजास्टर, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स को का ये प्रेडेटर है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म इज शोन बाय फीमेल वेस्प, ब्लास्टोफेगा वेस्प एंड फिग, फिग यानी कि फाइकस अंजीर, फाइकस और ब्लास्टोफेगा में म्यूचुअलिज्म होती है। पैरासिटिज्म, प्लाज्मोडियम शो करता है, मलेरिया कोज करता है ह्यूमन बींग्स में। सेक्सुअल डिसीट इज शोन बाय ऑर्किड्स, दैट इज ओफायरस। नेक्स्ट वन अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहां देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, कैटल ईग्रेट एंड कैटल। कैटल ईग्रेट को फायदा होता है, कैटल को ना फायदा ना नुकसान, तो ये हो गई कमेंसलिज्म। फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, फंजाई को भी फायदा होता है और रूट ऑफ हायर प्लांट को भी फायदा होता है, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? माइकोराइजिंग। तो ये क्या है? म्यूचुअलिज्म। कुकू लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट, कुकू क्रो के नेस्ट में एग ले करता है, दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म। देन लेपर्ड एंड लॉइन इन ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, competition। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? Interspecific competition होने के बावजूद भी competing species ने कौन सा मैकेनिज्म इवॉल्व किया अपने सर्वाइवल को इंक्रीज करने के लिए? तो इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग को इवॉल्व किया, बिहेवियरल डिफरेंसेस लाकर रिसोर्सेज को पार्टीशन करके कंपटीशन को अवॉइड कर दिया। जैसे कि हमने मैक आर्थर ने जो बताया था वार्बलर्स के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने इस ट्री से मिलने वाले रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया, कुछ ने नीचे खाया, कुछ ने बीच में खाया, कुछ ने ऊपर खाया, तो इसकी वजह से कंपटीशन अवॉइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज 1 यहां दी गई है, स्पीशीज 1 को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या न्यूट्रल है, ये शो किया गया है। इसी तरह से स्पीशीज 2 को फायदा हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, और यहाँ दे दिया ABCD। हमें बताना है कि दोनों एक दूसरे की के साथ किस तरह की इंट्रैक्शन में है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, CSIR नेट का क्वेश्चन है ये, बस आपको इसको रीड करना आना चाहिए, इस ग्राफ को
किस तरह से इंटरप्रेट करना है ये पता होना चाहिए। तो अब देखिए पहले ए ही देखते हैं, यहाँ ए है, स्पीशीज 1 को नुकसान हो रहा है और स्पीशीज 2 को भी नुकसान हो रहा है, तो ए हो गई कंपटीशन। व्हेनेवर देयर इज कंपटीशन दोनों ही साइड्स को नुकसान होता है। नेक्स्ट बी देखिए, बी में एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, तो ये या तो हो सकती है प्रिडेशन या फिर हो सकती है पैरासिटिज्म। नेक्स्ट सी देखते हैं, इसे भी फायदा हो रहा है, इसे भी फायदा हो रहा है, तो ये होगी म्यूचुअलिज्म या प्रोटो कोऑपरेशन। नेक्स्ट डी, स्पीशीज 1 को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और स्पीशीज 2 को नुकसान है, यानी कि ये हुई अमेंसलिज्म। अब ऑप्शंस पर आइए, पहला ए होना चाहिए कंपटीशन, तो ये है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें कंपटीशन है। बी प्रिडेशन होना चाहिए या पैरासिटिज्म, ये रहा प्रिडेशन। सी म्यूचुअलिज्म, ये रहा। डी इज अमेंसलिज्म, ये रहा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऐसा सही क्वेश्चन दोबारा आ गया, स्पीशीज 1 स्पीशीज 2, अब इन्हें जो इनके बीच की जो इंट्रैक्शन है उसे पी और क्यू से डिनोट किया गया, तो स्पीशीज 1 को फायदा हो रहा है, 2 को भी फायदा हो रहा है, दिस कैन बी इधर म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन। तो अब ऑप्शंस देखिए, यहाँ म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म ये हो सकता है, देन 1 को नुकसान हो रहा है, 2 को फायदा हो रहा है, प्रिडेशन या पैरासिटिज्म हो सकता है। अब यहाँ बी में देखिए कंपटीशन बोला है तो ये नहीं होगा, यहाँ प्रिडेशन बोला है, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, appearance of an animal that warns predator it is toxic, distasteful और dangerous। एनिमल अपने आप को ऐसा दिखाए कि सामने वाले को ये लगे कि ये तो या तो ये टॉक्सिक है या डिस्टेस्टफुल है या फिर डेंजरस है, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एपोसिमेटिक कलरेशन और एपोसिमेटिज्म। देखिए बेट्सियन मिमिक्री हमें पता है कि उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मलेस है वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को कॉपी करता है वो हार्मलेस जस्ट कॉपी कर रहा है, वो बेट्सियन मिमिक्री होती है गिवन बाय साइंटिस्ट बेट्स। ओके, मुलेरियन मिमिक्री जो कि मुलर ने दी थी, इसमें क्या होता है एक अनपैलेटेबल ऑर्गेनिज्म दूसरे अनपैलेटेबल ऑर्गेनिज्म को कॉपी करता है या फिर उसकी तरह बनता है, कह लीजिए। अब एपोसिमेटिक कलरेशन जो कि मुलेरियन मिमिक्री से बहुत मिलती है, इसमें जस्ट फर्क ये है कि इसमें ऑर्गेनिज्म डेंजरस कलर्स को ले लेते हैं, मतलब रेड कलर के हो जाएंगे, रेड कलर डेंजर सिग्नल होता है, रेड कलर को देखते ही समझ जाता है कि ये डेंजरस है, टॉक्सिक हो सकता है और मतलब इससे दूर रहना चाहिए, तो इस चीज को शो करना इज एपोसिमेटिज्म और एपोसिमेटिक कलरेशन। नेक्स्ट, द केमिकल डिफेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी। प्लांट्स हर्बीवोर जब उन प्लांट्स को खाते हैं, ज्यादा उन्हें ना खाएं, इससे बचने के लिए क्या केमिकल डिफेंस अपने अंदर लाते हैं? तो प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि दूसरे जो खाएंगे ऑर्गेनिज्म उनके लिए टॉक्सिक है, तो एक बार मान लीजिए वो खा लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी, डेथ हो सकती है, तो अगली बार वो या उनकी फैमिली के और मेंबर्स उसे अवॉइड करेंगे। टू अवॉइड हर्बीवोरी मिल्कवीड सेक्रीट लेटेक्स कंटेनिंग, मिल्कवीड यानी कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस सिक्रीट लेटेक्स कंटेनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो कि हार्ट प्रॉब्लम कोज कर सकता है। मोनार्क बटरफ्लाई इज टॉक्सिक एंड अनपैलेटेबल, मोनार्क बटरफ्लाई टॉक्सिक होती है एंड अनपैलेटेबल होती है टू प्रीडेटर्स बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है? दे इनकॉर्पोरेट टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम मिल्कवीड दे ईट, सही है यही। आगे भी देख लीजिए, प्रोड्यूस देयर ओन सेकेंडरी कंपाउंड,
break down toxic chemical from milkweed, they live with symbionts that secrete toxin. नहीं, ये सभी गलत है। ये क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाई मिल्कवीड पे फीड करती है, इसका कैटरपिलर जो है वो भी फीड करता है और मिल्कवीड से टॉक्सिक केमिकल को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो ये डिस्टेस्टफुल बन जाती है, अनपैलेटेबल बन जाती है और प्रेडेटर इसे अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, क्रिप्टिकली कलर्ड एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली बेट्सियन मिमिक्स, पैलेटेबल टू प्रेडेटर्स, एक्वाटिक और टॉप प्रेडेटर। क्रिप्टिक कलरेशन जो करते हैं यानी कि बैकग्राउंड को कॉपी करते हैं, किसी और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कॉपी करते हैं जो कि जिसके जैसे वो एग्जैक्टली है नहीं, उसे बिल्कुल अपोजिट है, बट उसे कॉपी कर रहे हैं ताकि किसी प्रेडेटर से बचा जा सके, तो वो बेट्सियन मिमिक्स होंगे, पैलेटेबल होंगे प्रेडेटर के लिए, एक्वाटिक होंगे या टॉप प्रेडेटर। टॉप प्रेडेटर नहीं होंगे, प्रेडेटर्स ऐसा नहीं करते, जनरली प्रे करती हैं। एक्वाटिक जरूरी नहीं है। पैलेटेबल होंगे मतलब प्रेडेटर उसे खा सकते हैं, खाने लायक हैं वो, नो। पैलेटेबल नहीं दिखेंगे तभी तो प्रेडेटर से बच पाएंगे। दे आर मोस्ट लाइकली टू बी बेट्सियन मिमिक्स। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स कैन को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली ओनली बाय, जब वो कंपटीशन नहीं करेंगे, रिसोर्स को पार्टीशन कर लेंगे, तब ऐसा हो सकता है। तो यहाँ देखिए इंटरफेरेंस कंपटीशन होगा, कॉन्टेस्ट कंपटीशन, स्क्रैम्बल कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तभी को एग्जिस्ट करेंगे जब उनका निश डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब जहां पर वो फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं उसे डिफरेंशिएट कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, बांट लिया जाए, तब ये पॉसिबल है कि कंपटीशन ना हो और वो को एग्जिस्ट कर पाए। The invasive prickly pear cactus in Australia was brought under control with the help of prickly pear cactus का biological control agent is moth. When Darwin spoke of the struggle for existence, he was convinced that a potent force in organic evolution is intraspecific competition, interspecific competition, intraspecific mutualism, interspecific mutualism. तो ये तो नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इंट्रास्पेसिफिक या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, तो देखिए डार्विन ने बताया था कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस टाइम पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि खाने की कमी है। मान लीजिए कि खाना सिर्फ इतना है बट खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अब क्या होगा, इस खाने के लिए ये ऑर्गेनिज्म compete करेंगे एक दूसरे के साथ, सो देयर विल बी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अमंग देम। अब जब ये compete करेंगे, इनमें से जो जीतेगा वो इस खाने को ले लेगा, स्ट्रगल करेगा वो जीतेगा और खाने को ले लेगा और फिर सरवाइव करेगा और इवोल्यूशन हो जाएगी।